टाइम पे कैसे हो जाएगा सर? वो यही है मनी लॉन्ड्रिंग। ग्वालियर, क्या आपने सुना है कि मात्र कुछ हजार की नौकरी करने वालों को इनकम टैक्स विभाग करोड़ों की कर वसूली का नोटिस भेज सकता है? जी हां, ग्वालियर एक युवक के साथ कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया है, जिसमें दिल्ली में रहकर निजी टेलीकॉम कंपनी में नौकरी करने वाले एक युवक को 113 करोड़ से ज्यादा का आईटी विभाग का नोटिस भेजा गया है। उसके खाते से 132 करोड़ का ट्रांजैक्शन बताया गया है। खास बात यह है कि शहर के भोड़ापुर इलाके में रहने वाला यह युवक कभी गुजरात के सूरत गया भी नहीं है, लेकिन उसका पैन कार्ड लगाकर किन्हीं लोगों ने उसका अकाउंट मुंबई की एक्सिस बैंक में खोल लिया। वहां 2011 से करोड़ों का लेन देन हो रहा है। इससे पहले दिसंबर 2019 में भी इस युवक रवि गुप्ता को 3.5 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस भेजा गया था। इसके बाद से ही युवक के कान खड़े हुए, क्योंकि वो दिल्ली जाने से पहले इंदौर की एक कॉल सेंटर फर्म में मात्र 7,000 रुपए की नौकरी करता था। कॉल सेंटर में उसके सभी अकादमिक और अन्य दस्तावेज जमा हुए थे। संभावना है कि इंदौर से ही इस युवक के दस्तावेज किसी से जालसाजी पूर्वक निकाले थे और उसके पैन कार्ड के आधार पर टियर ट्रेडर्स नामक हीरा कंपनी का अकाउंट मुंबई में खोला गया। तभी से आईटी विभाग की नजर में ग्वालियर का रवि गुप्ता चढ़ गया था। युवक को जैसे ही दिसंबर 2019 में 3.5 करोड़ का नोटिस मिला था, तो उसने उनकी शिकायत सबसे पहले पुलिस में कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत लेने से मना कर दिया। इसके बाद सीबीआई एसपी भोपाल से वह मिला और इस नोटिस के बारे में बताया। सीबीआई ने इस युवक के मामले को ईओडब्ल्यू के पास भेज दिया। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया और उसकी जांच फिलहाल चल रही है। इस मामले में फरियादी रवि गुप्ता के बयान भी हो चुके हैं। इस बीच रवि गुप्ता ने आरबीआई और एक्सिस बैंक में भी अपनी कंप्लेंट नोट कराई है। हैरानी की बात यह भी है कि एक्सिस बैंक के मैनेजर ने खुद इस युवक को लिखित में दिया है कि उक्त अकाउंट रवि गुप्ता का नहीं है, यह सस्पेक्ट अकाउंट है। बावजूद इसके इनकम टैक्स विभाग रवि गुप्ता को नोटिस भेजना नहीं भूल रहा है। इस बार तो उसने हद ही कर दी। अब की बार आईटी विभाग ने रवि गुप्ता को 113 करोड़ से ज्यादा का नोटिस भेजा है और उसे 20 अप्रैल तक पैसे जमा कराने के निर्देश दिए हैं। अब परेशान होकर रवि गुप्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय में अपना शिकायती आवेदन भेजा है और उसका कहना है कि यदि इसके बाद भी उसे राहत नहीं मिलती है तो फिर उसके बाद न्यायालय का ही रास्ता बचा है। आपके पास भैया के पास क्या मैं एक इनकम टैक्स का मुझे अभी एक नोटिस आया है, 28 मार्च 2023 को एक नोटिस आया है, जिसमें मुझे 113 करोड़ 83 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा गया है। और इससे पहले भी मुझे मतलब कई नोटिस आए थे इसी साल में, मतलब हम उनको इनकम टैक्स को बराबर रिप्लाई कर रहे हैं और समय समय पर रिप्लाई कर रहे हैं उनको। और इसके साथ ही हमें जो नोटिस है, इससे पहले भी इसी संबंध में जो नोटिस अभी आया है, इसी संबंध में 2020 में भी हमें नोटिस आया था, जिसमें 3.5 करोड़ रुपए टैक्स जमा करने के लिए कहा गया था। तो इस मामले में मैंने इनकम टैक्स ने जब मुझे नोटिस दिया था, उससे पहले हमने उनसे इनकम टैक्स से 6 बार डॉक्यूमेंटेड रिटन में डॉक्यूमेंट्स मांगे थे कि मतलब जो उन्होंने इनकम टैक्स ने कहा था कि आपके नाम पर सूरत में एक डायमंड की फ़र्म है, मतलब उनकी डॉक्यूमेंट्स से मुझे जानकारी जो मिली है जब ऑर्डर पास किया है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि आपके नाम पर हीरे की फ़र्म है सूरत में, और जिसमें मतलब उन्होंने पहले ही जो कहा था कि आपके नाम पर मतलब 4.5 करोड़ के लगभग 4 करोड़ के लगभग ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो उसके लिए उन्होंने 3.5 करोड़ का टैक्स का नोटिस मुझे 17 दिसंबर के लगभग दिया था, 17 दिसंबर 2019 में दिया था। तो हमने उससे पहले भी कई बार डॉक्यूमेंट मांगे थे कि जो आप अकाउंट के बारे में बोल रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे कंप्लीट जानकारी दीजिए, जिससे कि हम आगे जाकर पुलिस में भी कंप्लेंट कर पाएँ। तो जो समय रहते हुए उन्होंने मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए। हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की भी जानकारी मांगी कि जिस कंपनियों से पैसा मेरे खाते में मेरे नाम पर डाला गया है, जो कि फर्जी खाता है, मेरा कोई खाता ही नहीं था। और जिस बैंक के बारे में वो बात कर रहे हैं, वो एक्सिस बैंक के एक मुंबई के खाते के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि वो टोटली फर्जी खाता है। और उसकी जो केवाईसी मुझे इनकम टैक्स से मुझे मिली है, और उस केवाईसी में मेरा पैन कार्ड लगा हुआ है, मेरे सिग्नेचर कहीं भी मैच नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसकी जांच कराएंगे तो सिग्नेचर भी मैच नहीं कर रहे हैं। और बाकी जो डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, वो फर्जी सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन है। मेरा कोई सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन मैंने ज़िंदगी में कभी कराया ही नहीं है। और इसके अलावा इसमें एक फ़र्म रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिसमें हीरे की कंपनी का फ़र्म रजिस्ट्रेशन कराया गया है। फ़र्म का नाम है टियर ट्रेडर्स।
तो ये जो फर्म है वो फर्म भी मेरी नहीं है, क्योंकि मैं सूरत कभी गया ही नहीं हूँ और मेरा इस फर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा भी और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लगे हुए हैं, उसमें एक आरबीएल बैंक का चेक लगा हुआ है, वो भी फर्जी है। मेरा आरबीएल बैंक में भी कोई खाता ही नहीं था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये 2011 का ये मामला है, मैं उस टाइम पे 6 से 7 हज़ार रुपये की नौकरी करता था और 6 से 7 हज़ार की नौकरी करता था इंदौर में एक कॉल सेंटर में। और उसके मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, दस्तावेज है, बेस्ट परफॉर्मेंस की भी लेटर में है मेरे पास, डेली की डेट वाइज अटेंडेंस भी है मेरे पास। और उसके बावजूद मुझे इनकम टैक्स से बार बार नोटिस आ रहे हैं, जिसमें मुझे 113 करोड़ रुपए और 83 लाख रुपए का टैक्स जमा करने के लिए 24 अप्रैल से पहले कहा गया है। तो जब मैंने इसकी जो शिकायत है, सबसे पहले तो मैंने इनकम टैक्स से कई बार डॉक्यूमेंट्स मांगने की कोशिश की, लेकिन समय रहते हुए जब मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो फिर उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। उसी दौरान इसी स्थितियों में मैंने कंप्लेंट पुलिस में ऑनलाइन कंप्लेंट की, क्योंकि मैंने ग्वालियर में भी और भी जगह मतलब कंप्लेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई एफआईआर नहीं ली और एफआईआर में मना कर दिया गया कि आपका ये मामले में हम एफआईआर नहीं ले पाएंगे यहाँ पे। और मुंबई में भी हमने ऑनलाइन भी कंप्लेंट की थी, उन्होंने भी मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं होगा आपका, आप नियरेस्ट थाने में कंप्लेंट कीजिए। जी हाँ, ये जो पैन कार्ड मैं इंदौर में कॉल सेंटर में काम करता था और उस कॉल सेंटर में मतलब मल्टीनेशनल वो कंपनी थी, कंपनी अभी भी है वो कंपनी। और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए हर जगह दस्तावेज जमा कराने पड़ते हैं, जो कि दस्तावेज में सिर्फ मेरे पास 2011 का ही मामला है। 2011 तक मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड ही था, पैन कार्ड के अलावा कोई और दस्तावेज ही नहीं थे। तो दस्तावेज मैंने जो जमा कराए थे वो अपनी कंपनी में जमा कराए थे और एक मैंने स्टेट बैंक में एक अकाउंट खुलवाया था। तो 2 जगह मैंने अपने दस्तावेज जमा कराए हैं। हो सकता है कि वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट लीक हुआ हो या जालसाजों ने ये फर्जी तरीके से कहीं से भी अरेंज किया हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जो अकाउंट दिखाया गया है डायमंड फर्म के नाम पे, वो एक्सिस बैंक में दिखाया गया है, एक्सिस बैंक मुंबई में। और जो मेरे एक्चुअल जो अकाउंट है वो आईसीआईसीआई बैंक में है और अभी जो मेरा येस बैंक में सैलरी अकाउंट है मेरा अभी। तो जो फर्जी जो अकाउंट दिखाया गया है एक्सिस बैंक का, वो टोटली फर्जी ही अकाउंट है। और उसमें जो एड्रेस दिखाया गया है उस एड्रेस पे मैंने चेक किया है, गूगल पे भी अगर आप डाल के देखेंगे, उसी दौरान जिस दौरान पे के लेन देन है उसी दौरान कई और कंपनियों में भी रजिस्टर्ड है यही एड्रेस। अगर आप गूगल पे वही एड्रेस ही डाल के सर्च कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि मतलब गूगल पे सिर्फ आपको कोई छोटी सी वेबसाइट, बड़ी बड़ी वेबसाइट जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड वेबसाइट्स हैं उन पे भी वही एड्रेस कई और भी कंपनियों में दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मैंने ये जो कंप्लेंट है, सबसे पहले जब मेरी पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं ली गई तो ये मीडिया में एक केस हाईलाइट हुआ था और मीडिया में जब ये केस हाईलाइट हुआ तो फिर मुझे मीडिया के थ्रू मुझे नंबर मिला सीबीआई के एसपी का भोपाल में। तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बुलाया था भोपाल में, तो मैं उनको कंप्लेंट करने के लिए गया हुआ था। इन पर्सन मैंने खुद जाके कंप्लेंट की थी और सारे दस्तावेज जो भी थे वो मैंने जमा कराए थे। इस दौरान किसी और व्यक्ति ने भी मुझे संपर्क किया था फेसबुक के पे, जब मेरा मीडिया में केस हाईलाइट हुआ था तो उसने मुझे संपर्क किया था कि मेरे साथ भी ऐसा ही फ्रॉड हुआ है और मैं भी आपके ही साथ में आप ही की कंपनी में था। मैं उसको पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन मैं उसको मतलब उसने मुझे जब कांटेक्ट किया तो कांटेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि उसकी जो जानकारी थी मैंने उससे जानकारी मंगाई और मैंने पाया कि जो उसके जो डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है वो भी सब लगभग मैच ही कर रहा है। फिर मैंने सीबीआई में जो कंप्लेंट कराई उस लड़के के भी बारे में भी बताया और उसके डॉक्यूमेंट भी मैंने सीबीआई को दस्तावेज दिए कि उसके साथ भी ऐसे ही फ्रॉड हुआ है, उसकी भी जाँच की जाए। लेकिन मैं निर्दोष हूँ, मुझे बाकी लोगों के नहीं पता क्या है। और वो जो सीबीआई में कंप्लेंट हुई थी उसके बाद वो कंप्लेंट को मैंने 3-4 महीने बाद जब मैंने सीबीआई से फॉलोअप लिया कि सर इस कंप्लेंट में क्या हुआ है, तो वो उस कंप्लेंट को बाद में ईओडब्ल्यू को फॉरवर्ड कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इसको ये प्राइवेट सेक्टर का मामला था तो हमने इसको ईओडब्ल्यू को फॉरवर्ड कर दिया है, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उन्होंने अच्छे से बताया। फिर उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन ईओडब्ल्यू ग्वालियर द्वारा भी चल रही है। जब भी समय होता है या मुझे बुलाया जाता है तो मैं उपस्थित होकर उनको जानकारी अभी प्रोवाइड कराता हूँ। और अभी ये इन्वेस्टिगेशन चली रही है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले ही मुझे फिर से नोटिस भेज दिया गया है। और इसके अलावा मैंने एक पीएमओ में भी कंप्लेंट की थी, अभी कुछ टाइम पहले भी की थी, और बैंक में भी कंप्लेंट, आरबीआई को भी कंप्लेंट की है, जिसके जवाब में एक्सिस बैंक ने खुद लिख के दिया है कि एक्सिस बैंक ने इस मामले की जांच की है, जांच में पाया है कि खाता आपका नहीं है, ऐसा लग रहा है, और आप इसकी पुलिस में कंप्लेंट कराइए। उन्होंने जब खुद लिख के दिया है कि उन्होंने पाया है कि खाता आपका नहीं है और हमने इसकी कॉपी भी इनकम टैक्स को दी है, तो अगर वो बैंक खुद कहता है कि खाता आपका नहीं है तो मुझे किस बात का 113 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दिया जा रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और इसके साथ ही मैं अपने लिए एक वकील से भी बात की है और एडवोकेट से बात करके इस मामले को मैं कोर्ट के थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू लेके जाऊँगा। और मुझे लगता है इस मामले में कुछ और लोगों ने मुझे भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है और जिनकी भी जानकारी है मुझे मिली है, और लगभग 6 से 7 लोगों के अभी तक मुझे नाम पता चले हैं।